इंजीनियरिंग की दुनिया में ना समस्या अक्सर बिल्कुल आंखों के सामने होती है। मतलब मान लिया जाए कि एक हड्डी टूट गई है। हाँ, वो एक्सरे में दिख जाती है। बिल्कुल, एक्सरे मशीन के नीचे जाते ही एक स्पष्ट सफेद लकीर दिखती है और डॉक्टर तुरंत उंगली रखकर कह सकते हैं यहाँ दरार है। और यही इलाज का केंद्र है। हाँ, एक स्पष्ट समस्या और एक सीधा समाधान। लेकिन क्या हो जब शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में एक ऐसा संक्रमण हो जो हर मरीज में बाहर से बिल्कुल एक जैसा दिखे। वही तो, बाहर से एक जैसा दिखे लेकिन उसका जो असल दुश्मन है वो हर बार पूरी तरह से अलग हो। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। और अगर सच कहा जाए तो इंजीनियरिंग वाली वो जो स्पष्टता है ना, वो एक विलासिता है। विलासिता? हाँ, मतलब क्लिनिकल मेडिसिन या नैदानिक चिकित्सा में ये स्पष्टता बहुत कम मिलती है, खासकर जब बात महिला स्वास्थ्य और विशिष्ट संक्रमणों की होती है। तो लक्षण अक्सर बेहद भ्रामक होते हैं। दर्द हो रहा है, सूजन है या बेचैनी है, ये सब सतह पर एक जैसे लग सकते हैं। लेकिन इलाज एक जैसा नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर बिना सोचे समझे एक ही तरह का इलाज हर मरीज पर लागू कर दिया जाए तो समस्या सुलझने के बजाय और अधिक गंभीर हो सकती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण की जो प्रासंगिकता है वो यहीं से सामने आती है। आज एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण चिकित्सा स्रोत सामग्री को डिकोड किया जा रहा है। इस दस्तावेज का शीर्षक है महिला जननांग पथ के संक्रमण की नैदानिक अभिव्यक्तियां, या अंग्रेजी में कहें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर इस भारी भरकम अकादमिक शीर्षक को थोड़ा सरल शब्दों में पिरोया जाए ना। हाँ, क्योंकि सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। बिल्कुल। तो यह मूल रूप से इस बात का एक विस्तृत नक्शा है कि महिलाओं में होने वाले ये संक्रमण बाहर से कैसे दिखते हैं और डॉक्टर इनके असली कारण तक पहुंचने के लिए किन रास्तों से होकर गुजरते हैं। ये समझना सच में बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जिसने कभी गलत इलाज या बार बार बदलती दवाइयों का सामना किया हो। हाँ, और बीमारी के जड़ से खत्म ना होने की हताशा झेली हो। मतलब आज की ये चर्चा सिर्फ एक मेडिकल सिलेबस के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर है कि कैसे चिकित्सा पेशेवर लक्षणों की एक धुंधली अव्यवस्था के बीच एक तार्किक मार्ग बनाते हैं ताकि हर बार सही और सटीक इलाज सुनिश्चित किया जा सके। और इस दस्तावेज की संरचना को जब गहराई से देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये बीमारियों को डिकोड करने का एक बहुत ही शानदार ढांचा है। चिकित्सा विज्ञान में बीमारियों को समझने के लिए एक बहुत ही चरणबद्ध तरीके की आवश्यकता होती है। जब किसी जटिल परिदृश्य का सामना करना पड़ता है तो केवल एक लक्षण को देखकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इस दस्तावेज के अध्ययन का तरीका इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक डॉक्टर का दिमाग काम करना चाहिए। तो चलिए इस ढांचे के सबसे पहले कदम पर गौर करते हैं। दस्तावेज का शुरुआती निर्देश ये है कि महिला जननांग पथ के संक्रामक रोगों की सूची बनाएं। हाँ, यानी लिस्ट बनाएं। अब सतह पर देखने पर ये एक बहुत ही साधारण सी बात लग सकती है कि बस बीमारियों के नाम लिख लिए जाएं। बिल्कुल, लेकिन किसी भी समाधान की दिशा में ये सूची बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि किसी बहुत बड़े सिस्टम में साइबर हमला हुआ है। अच्छा, साइबर हमला। हाँ, तो कोई भी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सीधे किसी एक हैकर को पकड़ने नहीं दौड़ता। वो सबसे पहले क्या करता है? वो सिस्टम की कमजोरियां देखता है। एकदम सही। उस सबसे पहले सिस्टम की सभी संभावित कमजोरियों, पिछले हमलों के तरीकों और हर एक वायरस की एक विस्तृत इन्वेंट्री या सूची बनाता है ताकि कुछ भी छूट ना जाए। वाओ, साइबर हमले का ये उदाहरण इस नैदानिक प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह समझाता है। लेकिन चिकित्सा के संदर्भ में एक व्यापक सूची बनाने का कारण तकनीकी होने से कहीं अधिक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक? वो कैसे? इंसानी दिमाग जो है ना, चाहे वो एक अनुभवी डॉक्टर का ही क्यों ना हो, एक विशेष प्रकार के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का शिकार हो सकता है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी कॉग्निटिव बायस? हाँ, जिसे अवेलेबिलिटी बायस कहा जाता है। अच्छा, अवेलेबिलिटी बायस, इसका मतलब है कि दिमाग उसी चीज को पहले सोचता है जो उसने हाल ही में ज्यादा दिखी हो। बिल्कुल सही पकड़ा।
जब कोई मरीज संक्रमण के सामान्य लक्षणों के साथ क्लिनिक में आता है तो डॉक्टर का दिमाग तुरंत उस सबसे आम बीमारी की ओर भाग सकता है जिसका इलाज उसने पिछले 10 मरीजों में किया है। अरे हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक है। करती है कि डॉक्टर के दिमाग में न केवल सामान्य संक्रमण हो बल्कि वे दुर्लभ और असामान्य कारण भी हों जो उसी तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सूची केवल याददाश्त का परीक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह अज्ञानता और जल्दबाजी के खिलाफ पहला बचाव है। यह सुनिश्चित करता है कि निदान के दौरान कोई भी संभावित अपराधी छूट न जाए। यही इसका मूल उद्देश्य है। यदि ये सूची ना हो तो केवल उन बीमारियों पर ध्यान जाने का जोखिम रहता है जो अक्सर देखने को मिलती हैं। और जो दुर्लभ है वो नजरअंदाज हो जाएंगी। हाँ, एक संपूर्ण सूची होने से ये सुनिश्चित होता है कि चिकित्सा पेशेवर किसी दुर्लभ लेकिन खतरनाक संक्रमण को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। चिकित्सा में जो आप नहीं जानते हैं वो मरीज के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए एक व्यवस्थित सोच को विकसित करने के लिए ये एक अनिवार्य कदम है। लेकिन जब एक बार ये विशाल सूची बन जाती है तो एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। मतलब इतनी सारी संभावित बीमारियों और संक्रमणों को देखकर तो कोई भी भ्रमित हो सकता है। हाँ, सूची बहुत लंबी हो सकती है। यहीं से दस्तावेज की संरचना अपने दूसरे और अधिक गहरे चरण में प्रवेश करती है। ये सामान्य सूची से आगे बढ़कर चीजों को विशिष्ट बनाने की मांग करता है। बिल्कुल। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि विशिष्ट संक्रमण के कारण वल्वाइटिस का वर्गीकरण करें। ये वो मोड़ है जहां दस्तावेज सतह से हटकर गहराई में गोता लगाता है। अब यहाँ पर इस चिकित्सा शब्द वल्वाइटिस को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, ताकि समझना आसान हो। सरल शब्दों में कहें तो इसे महिला जननांग के बाहरी हिस्से में होने वाली सूजन, लालिमा या जलन के रूप में समझा जा सकता है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना बहुत जरूरी लगता है। दस्तावेज ये क्यों कह रहा है कि इसका वर्गीकरण विशिष्ट संक्रमण या स्पेसिफिक इन्फेक्शन के आधार पर किया जाए? मतलब जब कोई मरीज तकलीफ में है, जलन और सूजन से परेशान है, तो क्या सिर्फ लक्षणों को शांत कर देना पर्याप्त नहीं है? क्या कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम या दर्द निवारक देकर उस सूजन को खत्म कर देना काफी नहीं है? कारण के आधार पर इतना अकादमिक वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और सच कहूं तो अक्सर मरीजों के मन में भी यही आता है कि बस दर्द कम कर दो। बिल्कुल, सबसे पहले तो राहत चाहिए होती है। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ लक्षणों को दबा दिया जाए तो ये चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है। वो कैसे? इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए कि एक इमारत में आग लगी है और फायर अलार्म जोर जोर से बज रहा है। ठीक है। अब वल्वाइटिस की वो सूजन और दर्द ना शरीर का वो अलार्म सिस्टम ही है। ओह, समझ गया। अगर केवल दर्द निवारक दवा या कोई सामान्य क्रीम दी जाती है तो इसका मतलब है कि सिर्फ उस अलार्म के तार को काट दिया गया है ताकि शोर बंद हो जाए। बाप रे, लेकिन अंदर ही अंदर आग अभी भी सुलग रही है। हाँ, बल्कि अब वो बिना किसी चेतावनी के फैल रही है क्योंकि अलार्म तो बंद हो गया। बिल्कुल। और आग बुझाने के लिए ये जानना जरूरी है कि आग किस चीज से लगी है। मतलब क्या वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है या रसायनों की वजह से? एकदम सही। इसी तरह वल्वाइटिस केवल एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। असली बीमारी वो विशिष्ट संक्रमण है जो इसे पैदा कर रहा है। वो संक्रमण किसी फंगस की वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है या फिर किसी वायरस की देन हो सकता है। और इन सबका जैविक व्यवहार या जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है वो पूरी तरह से अलग होता है ना? एकदम अलग। यदि संक्रमण फंगस के कारण है और बिना वर्गीकरण किए मरीज को बैक्टीरियल संक्रमण की दवा यानी एंटीबायोटिक्स दे दी जाए तो क्या होगा? वो दवा काम नहीं करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि दवा काम नहीं करेगी, इसके विपरीत एंटीबायोटिक्स शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देंगे। ओहो। जिससे फंगस को पनपने के लिए और भी ज्यादा खाली जगह मिल जाएगी। सूजन कम होने के बजाय और भी भयंकर रूप ले लेगी। वाह, मतलब फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। 100%। इसलिए ये वर्गीकरण कोई कागजी या अकादमिक अभ्यास नहीं है। ये तो सीधे तौर पर यह तय करने की प्रक्रिया है कि दुश्मन के खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। सही कहा। विशिष्ट संक्रमण के अनुसार सटीक वर्गीकरण करना ही सही चिकित्सा दिशा तय करता है। ये मूल समस्या की जड़ तक पहुंचने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। जब तक ये पता नहीं होगा कि विशिष्ट अपराधी कौन है, तब तक कोई भी इलाज सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि इलाज केवल अस्थायी राहत न दे, बल्कि बीमारी को जड़ से मिटाए। ये स्पष्टीकरण वर्गीकरण की असली ताकत को उजागर करता है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये नैदानिक ढांचा
पहले एक चौड़ा जाल फेंकता है। हाँ, सभी संभावनाओं की सूची बनाकर। बिल्कुल। और फिर विशिष्ट संक्रमण के जरिए उस जाल को सिकोड़कर एक बहुत ही सटीक बिंदु पर ले आता है। ये एक तरह से ताले और चाबी का खेल है। ताले और चाबी का खेल। ये अच्छी एनालॉजी है। हाँ, मतलब हर विशेष संक्रमण एक अलग ताला है और सही वर्गीकरण के जरिए ही उसकी सटीक चाबी खोजी जा सकती है। ये एक बहुत ही उपयुक्त विचार है। लेकिन चिकित्सा की ये दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ताले और चाबी की ये प्रक्रिया तब और भी अधिक जटिल हो जाती है जब मरीज खुद ये बता ही ना सके कि उसे क्या तकलीफ है या दर्द किस तरह का है। हाँ, और यही विचार इस चिकित्सा दस्तावेज के तीसरे और सबसे संवेदनशील हिस्से की ओर ले जाता है। ये हिस्सा पूरे नैदानिक ढांचे में एक नया आयाम जोड़ता है, जहां बात केवल विज्ञान की नहीं है, तो फिर किसकी है? बल्कि मनोविज्ञान और संवेदनशीलता की भी होती है। हाँ, दस्तावेज का यह निर्देश सामान्य वर्गीकरण से हटकर एक विशिष्ट आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करता है। यह स्पष्ट रूप से मांग करता है बचपन में वल्वोविजाइनाइटिस का वर्णन करे, इसकी नैदानिक विशेषताएं और जांच। यहाँ वल्वोविजाइनाइटिस को समझना भी जरूरी है, जो केवल बाहरी हिस्से तक सीमित न रहकर आंतरिक हिस्सों की सूजन को भी शामिल करता है। बिल्कुल। चिकित्सा की दुनिया में ना एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी धारणा है, बच्चे केवल वयस्कों का छोटा रूप नहीं होते हैं, या चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट मिनिएचर एडल्ट्स। हाँ, ये तो बाल रोग विज्ञान का मूल मंत्र है। उनका शरीर, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली और उनकी बीमारियां वयस्कों से बहुत अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। ये चिकित्सा विज्ञान का एक अटल सत्य है। बच्चों का शरीर केवल आकार में छोटा नहीं होता, बल्कि जैविक रूप से भी बहुत भिन्न होता है। उदाहरण के लिए बचपन में त्वचा और ऊतक बहुत अधिक पतले और संवेदनशील होते हैं। वयस्कों में पाए जाने वाले सुरक्षात्मक हार्मोन उस उम्र में विकसित नहीं हुए होते हैं। अच्छा। इसलिए संक्रमण का खतरा और उसका प्रभाव बच्चों में पूरी तरह से अलग होता है। लेकिन जैविक अंतर से भी बड़ी चुनौती कुछ और है। वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है संवाद, कम्युनिकेशन। एक वयस्क अपनी समस्या, अपने दर्द की प्रकृति और अपने लक्षणों को शब्दों में स्पष्ट रूप से बयां कर सकता है। ओह हाँ, बच्चा बता नहीं सकता। बिल्कुल। डॉक्टर एक वयस्क से सवाल पूछकर एक मेडिकल हिस्ट्री तैयार कर सकता है, लेकिन बचपन में होने वाले संक्रमणों के मामले में लक्षण अलग तरह से प्रकट होते हैं और बच्चे अक्सर अपनी परेशानी को स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते हैं। हाँ, वे बस रो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, या कुछ खास शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बचपन में नैदानिक विशेषताओं या क्लिनिकल फीचर्स को पहचानना केवल सवाल जवाब का काम नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक डॉक्टर के लिए पूरी तरह से जासूसी या कहे तो मौन अवलोकन का रूप ले लेता है। बिल्कुल। डॉक्टर को बच्चे के व्यवहार में बदलाव को पढ़ना होता है। जैसे कि क्या बच्चा बार बार खुजली कर रहा है, क्या उसे चलने या बैठने में असहजता हो रही है, या क्या वो शौचालय जाने से डर रहा है। एकदम सही। ये वयस्क चिकित्सा से पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण है। डॉक्टर को लक्षणों को सुनने के बजाय लक्षणों को देखना पड़ता है। क्या बात है। और बात सिर्फ लक्षणों को पहचानने तक ही सीमित नहीं है ना। दस्तावेज ने विशेष रूप से जांच या इन्वेस्टिगेशन शब्द पर बहुत जोर दिया है। जब बात जांच की आती है तो वयस्कों और बच्चों के बीच का अंतर और भी अधिक गहरा हो जाता है। ये इस पूरे विषय का सबसे नाजुक हिस्सा है। वयस्कों में संक्रमण के मूल कारण का पता लगाने के लिए कई तरह के परीक्षण और स्वैब लिए जा सकते हैं। एक वयस्क उस शारीरिक असहजता को समझ सकता है और सहयोग कर सकता है। हाँ, उसे पता है कि ये उसके भले के लिए है। लेकिन बच्चों में जांच प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। जिस तरीके से वयस्कों की जांच की जाती है, उसे सीधे बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। क्योंकि वह न केवल शारीरिक रूप से दर्दनाक हो सकता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत गहरा आघात पहुंचा सकता है। बिल्कुल। ट्रॉमा हो सकता है बच्चे को। इसलिए दस्तावेज बच्चों के लिए अलग से जांच का वर्णन करने की मांग करता है। बच्चों के लिए ऐसे विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है जो अत्यधिक संवेदनशील हों। जांच के उपकरण अलग होते हैं, जांच करने की तकनीक अलग होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जांच के दौरान बच्चे को शांत और सुरक्षित महसूस कराने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग होता है। हाँ, ये सुनिश्चित करना होता है कि चिकित्सा प्रक्रिया स्वयं बच्चे के लिए कोई डरावना अनुभव न बन जाए। ये विश्लेषण इस दस्तावेज की संपूर्णता को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाता है। ये सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस के बारे में रटने वाला पाठ्यक्रम नहीं है,
ये इस बात का एक स्पष्ट दिशा निर्देश है कि मरीज की उम्र, उसकी शारीरिक स्थिति और उसकी भावनात्मक भेद्यता के अनुसार एक डॉक्टर का दृष्टिकोण कैसे बदलना चाहिए। और यही एक उत्कृष्ट चिकित्सा ढांचे की पहचान है। बिल्कुल। यह कठोर या रोबोटिक नहीं है, ये मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल है। बचपन में होने वाले संक्रमणों पर यह विशेष ध्यान ये साबित करता है कि चिकित्सा केवल बीमारियों को खत्म करने का नाम नहीं है, बल्कि ये मरीज की स्थिति को गहराई से समझने और उसका सम्मान करने का नाम है। एकदम सही बात कही। तो इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटते हुए ये देखा जा सकता है कि ये चिकित्सा दस्तावेज कितनी तार्किक, व्यवस्थित और संवेदनशील कहानी बुनता है। एक ऐसी कहानी जो अव्यवस्था से शुरू होकर स्पष्टता पर खत्म होती है। हाँ, सबसे पहले अज्ञानता और पूर्वाग्रह से बचने के लिए सभी संभावित संक्रमणों की एक व्यापक सूची बनाना, यानी लिस्ट करना। फिर केवल लक्षणों पर पट्टी बांधने के बजाय विशिष्ट संक्रमण की पहचान करके उसका सटीक वर्गीकरण करना, ताकि बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। और अंत में यह पहचानना कि हर मरीज एक जैसा नहीं होता। आयु विशिष्ट स्थितियों, विशेषकर बचपन में होने वाले संक्रमणों की नैदानिक विशेषताओं और संवेदनशील जांच का गहराई से वर्णन करना, यह सच में एक संपूर्ण और आदर्श नैदानिक यात्रा है। इस यात्रा से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यह है कि सही और सटीक निदान तक पहुंचना किसी एक चमत्कारिक परीक्षण से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सूचनाओं को सही तरीके से व्यवस्थित करने, सही सवाल पूछने और मरीज की स्थिति के अनुसार अपनी प्रक्रिया को ढालने से होता है। आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक विचार सामने आता है जो मौजूदा चिकित्सा विज्ञान से आगे की ओर देखने पर मजबूर करता है। वो विचार क्या है? विचार यह है कि यदि यह दस्तावेज आज बचपन में होने वाले संक्रमणों की नैदानिक विशेषताओं और जांच की इतनी सटीक, बारीक और मनोवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील मांग कर रहा है, जो विशाल डेटा और पैटर्न प्राप्त हो रहे हैं, उनके आधार पर क्या भविष्य में बाल चिकित्सा के उपचार प्रोटोकॉल पूरी तरह से व्यक्तिगत और पूर्वानुमानित हो सकते हैं, यानी पर्सनलाइज्ड और प्रेडिक्टिव? हाँ, शायद एक ऐसा समय आए जब किसी विशिष्ट संक्रमण के लक्षण पूरी तरह से प्रकट होने से पहले ही केवल शुरुआती व्यवहार और सटीक डेटा के आधार पर यह अनुमान लगा लिया जाए कि अंदर कौन सा संक्रमण पनप रहा है। ये तो चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। जब जांच इतनी बारीकी से की जा रही है तो भविष्य का उपचार भी उतना ही अनुकूलित होगा। बिल्कुल। शुरुआत में एक्सरे मशीन और धुंधले परिदृश्य की बात हुई थी। हाँ, आज स्पष्ट हो गया है कि चिकित्सा विज्ञान में धुंधलापन तब तक दूर नहीं होता जब तक चीजों को सरसरी निगाह से देखा जाए। सही कहा। ये तब साफ होता है जब एक स्पष्ट, व्यवस्थित और मरीज के प्रति संवेदनशील ढांचे का पालन किया जाए। तभी वो धुंध छंटती है, असली कारण सामने आता है और सही समाधान मिलता है।